हेलो फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज के बारे में, जिसे हम समांतर माध्य या माध्य कहते हैं। यह टॉपिक उस उन सभी स्टूडेंट के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो 2026 में पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो उन सभी एग्जाम में इस अध्याय से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के क्लास में जो टॉपिक है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि समांतर माध्य यानी कि समांतर माध्य को ही हम लोग औसत कहते हैं और औसत को एवरेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवरेज। इसी को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, औसत बोले या इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एवरेज। ठीक है ना, इस बात को हम याद रखेंगे, एवरेज कहते हैं। अब देखिए समांतर माध्य बराबर हम पढ़े थे, याद कीजिएगा कि 10वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे समांतर माध्य भाई या माध्य, समांतर माध्य कहे या इसी को हम लोग माध्य कहें। तो वहां पर हमने पढ़ाए होंगे या आपने पढ़ा होगा कि समांतर माध्य क्या होता है। तो दी गई आंकड़ों, जो भी आंकड़ा था ना, दी गई आंकड़ों का कुल योग, दी गई आंकड़ों का कुल योग में आंकड़ों की कुल संख्या से भागा दे देते थे। क्या करते थे? आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की अगर हम कुल संख्या से भागा दे देते थे, है ना, तो वो हमको मिलता था, एवरेज मिलता था, है ना। एवरेज क्या होता था, यानी कि माध्य क्या होता था? तो माध्य जो था वो दी गए आंकड़ों के कुल योग में, जितना भी आंकड़ा था उनके कुल योग में आंकड़ों की कुल जो संख्या है, अगर हम उससे भाग दे देते थे तो वो मेरा प्राप्त होता था समांतर माध्य। और यही समांतर माध्य को बाद में अलग नाम से पुकारे, जिसे कहा औसत, और औसत को ही इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको एवरेज कहते हैं। अब हम समझते हैं कि भाई यदि हम एवरेज को ये जो एवरेज है इसको हम ए भी कह देते हैं, एवरेज को शॉर्ट में ए भी कहते हैं, औसत को हमने ए भी कह दिया। दी गई आंकड़ों के कुल योग जो है, दी गई आंकड़ों के कुल योग, है ना, ये जो दी गई आंकड़ों है, दी गई आंकड़ों का अगर हम कुल योग को अगर हम सम कह देते हैं, क्या कहते हैं? सम कह देते हैं। और आंकड़ों की जो कुल संख्या है, आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की अगर हम कुल संख्या, है ना, आंकड़ों की कुल अगर हम संख्या को अगर एन कह देते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए भी इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एन। ए भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सम डिवाइडेड बाय एन। अब यहां से समझना है कि भाई यदि हम ए भी मतलब एवरेज को सम डिवाइडेड बाय एन लिख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो सम जो मिलेगा वो ए भी में एन गुना करने से मिलता है, ए भी में एन गुना करने से मिलता है। यानी कि सम का मतलब योग है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर दी गई संख्याओं, यानी कि योग किसकी बात कर रहे हैं? जो आंकड़ा है उन आंकड़ा का योग की बात करें। ये योग जो है, सम जो है, वो आंकड़ों का योग है। किसका योग है? ये आपका है आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का जो योग मिलता है वो आंकड़ों का औसत में, आंकड़ों के आंकड़ों के औसत में, आंकड़ों के औसत में एन का मतलब संख्या, आंकड़ों के औसत में संख्या से गुना करने को मिलता है। तो इस बात को हम शॉर्ट में सिंपल तरीका से ऐसे लिख सकते हैं कि योग इक्वल टू होता है औसत में, औसत में अगर हम संख्या से गुना कर दे, औसत में संख्या से गुना कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? योग प्राप्त होता है। और वह योग क्या प्राप्त होता है? आंकड़ों का योग। जो आंकड़ा दे रखा है उन आंकड़ों का योग प्राप्त होता है। आंकड़ों का क्या प्राप्त होता है? योग प्राप्त होता है।
तो एवरेज का ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल इस पर ही बनेंगे। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं जो इसी का पार्ट है। तो हमने देख लिया कि भाई योग जो होता है, योग जो होता है औसत में अगर हम संख्या से गुना कर देते हैं, औसत में किससे गुना कर देते हैं, औसत में अगर हम संख्या से गुना कर देते हैं तो हमको योग मिल जाता है। चलिए कुछ और देखते हैं कि अगर हम ये बात समझ लिए हैं तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहा जाता है। इसको आपने भली भांति क्लास 10th में पढ़े थे कि भाई समांतर श्रेणी आखिर है क्या, समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होता है कि वैसा अनुक्रम, इसका डेफिनेशन तो पढ़ा था कि भाई वैसा अनुक्रम, है ना, वैसा अनुक्रम, है ना, जिनके किन्हीं जिनके किन्हीं जिनके किन्हीं दो लगातार पदों, जिनके किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर, बीच का अंतर, लगातार दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, एक जैसा, एक जैसा हो या समान हो, है ना, एक जैसा हो, है ना, तो उसे, तो हम ऐसा कहेंगे, तो उस अनुक्रम को, है ना, उस अनुक्रम को एपी में कहेंगे, एपी में कहेंगे। याद रखिएगा कि एपी में क्या होता है, एक एपी में वैसा अनुक्रम होता है, संख्याओं का वैसा क्रम होता है जो किन्हीं दो लगातार पदों के बीच का अंतर सदैव एक जैसा आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया एपी में। और जो अंतर प्राप्त होता है, याद रखेगा, ये जो अंतर प्राप्त हो रहा है, जो अंतर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जो अंतर प्राप्त होता है उस अंतर को कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है सार्व अंतर को। सार्व अंतर का कॉमन डिफरेंस में तो सीडी होता है, आमतौर पर हम इसे डी से इंडिकेट करते हैं। यानी कि डी का एक फॉर्मूला भी बनता है कि डी जो होता है वो टी एन माइनस 1 होता है। ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। या हम इसको ऐसे भी करते हैं, T2 - T1 हो सकता है, T3 - T2 हो सकता है। ये सब आपको बताता है कॉमन डिफरेंस। तो भाई कहने का मतलब ये हुआ कि भाई औसत में इसका क्या आवश्यकता है, समांतर श्रेणी का क्या आवश्यकता है। हाँ है, इससे सवाल पूछता है। इसमें आपको याद ये रखना है कि यदि डाटा, यदि आंकड़ा, यदि आंकड़ा समांतर श्रेणी में हो, यदि आंकड़ा समांतर श्रेणी में हो, है ना, याद रखना, यदि आंकड़ा क्या हो, समांतर श्रेणी में हो, तो उस कंडीशन में जो औसत होगा, उस कंडीशन में जो औसत होगा, उस कंडीशन में जो औसत होगा वो आपका होगा एक मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, यानी कि बीच वाला पद, यानी कि बीच वाला पद, ये मिल जाएगा डायरेक्ट औसत। या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा कि बीच वाला पद कर दिए, या फिर हम कहेंगे बीच वाला, बीच वाला पूरा का न निकालकर बीच वाला पदों का औसत कह सकते हैं, ऐसे भी फाइंड करेंगे। या फिर हम कहेंगे अंतिम पद, एक किसी का फॉर्मूला और हो जाएगा। या कहेंगे कि भाई अंतिम पद और प्लस में कौन पद, प्रथम पद और बटा में 2। ये सब आपको ए भी बताएगा, ये सब आपको क्या बताएगा, ए भी बताएगा, औसत ही बताता है।
तो जैसे एक हम प्रश्न की बात करते हैं, जैसे आपके पास है दो, आपके पास है दो, चार, छ, 8, 10, 12 और 14। अगर आपसे सपोज डेट पूछा जाए कि भाई इन सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात करो चाहे औसत ज्ञात करो, आपसे माध्य पूछेगा चाहे औसत पूछेगा, तो हम इसका औसत कैसे निकालेंगे? जो औसत निकालेंगे वो औसत निकालने का तरीका क्या है? तो हम इसको चाहें तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दी गई संख्याओं का कुल योग, दी गई संख्याओं का, एक तो ये हो गया दी गई संख्याओं का कुल योग, अब बटा में क्या हो जाएगा? कुल संख्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा? कुल संख्या हो जाएगा। इस मेथड से बनाते हैं तो देखिए कितना होगा, दी गई संख्याओं का कुल योग करेंगे, दी गई संख्याओं का कुल योग करेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 +10 +12 और +14। अब बटा कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 10 हो गया, 6 4 10 और ये दोनों मिलकर 10 10 20, 20 10 30 और 30 10 40, 40 10 50 और 50 और 6 56 हो जाएगा। तो ऐड किए तो टोटल मेरा 56 और 56/7 करेंगे, 7 और ठीक है 56, यानी कि एवरेज तुम्हारा कितना मिल जाएगा? 8 मेरा एवरेज मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो हमने ऐसे निकाल लिया, लेकिन अगर हम इसको समझते हैं यह जो डाटा है क्या ये एपी में है, तो कहेंगे आर इन एपी, ये एपी में है। सही बात है, ये एपी में है, क्योंकि एपी में है तो किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर अगर हम कर देखते हैं, किन्हीं भी दो पदों के बीच का अगर हम अंतर करेंगे तो हमेशा देखिए सदैव एक समान मिलता है, सदैव दो मिलेगा। तो जब एपी में रहता है तब एवरेज यानी कि औसत जो होता है, एवरेज औसत जो होता है वो बीच वाला होता है। तब बीच वाला देखिए तो 4 इधर से 4 इधर से, तो बीच वाला क्या मिला? 8 मिला, तो एवरेज मेरा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे में निकाल लो। या फिर हम एवरेज कैसे निकालेंगे? तो या हम एवरेज निकालेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी कि 2 + 14/2, 14 2 16, 16 14 2 16, 16/2 करेगा तो 8 दूना का 16 यानी 8 आएगा। तो देखिए कि अगर डाटा एपी में रहता है तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इन सवाल को आंसर हम ऐसे ही दे सकते हैं बहुत आसानी से, आसान तरीका से। अब अगर ऐसे ही सवाल में देखो, अगर ऐसे रहता कि भाई 10 है, 20 है, आपके पास 30 है, आपके पास 40 है, आपके पास 50 है, अगर इसका औसत पूछता है तो हम वो फॉर्मूला लगाने का प्रयास नहीं करेंगे कि भाई दी गई संख्याओं का कुल योग कितना होगा और बटा उसमें संख्या से भागा देने की आवश्यकता नहीं। सीधा हम देख रहे हैं कि ये जो डाटा दे रखा है वो एपी में है। हाँ बिल्कुल एपी में है, ये हमने देखा कि आर इन एपी, एपी में है ये डाटा। अगर एपी में है तो एवरेज जो होगा, औसत जो होगा वो बीच वाला होगा। एक तो आप ऐसे इसका आंसर दे सकते हो कि इसका एवरेज 30 होगा, या एवरेज निकालेंगे तो अंतिम पद 50 है, प्रथम पद 10 है, और इन दोनों का औसत निकाल लीजिए। तो इन दोनों का औसत निकालेंगे तो 50 और 10 60, 60/2 करेंगे तो 30 आएगा। तो आप चाहे तो इस सवाल को ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई n लगातार प्राकृत संख्या का योग, आपसे पूछ रहा है कि n लगातार, है ना, प्राकृत संख्याओं का योग, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, ये पता है कि n लगातार प्राकृत संख्या का योग जो होता है वो n इंटू n+1/2 होता है, n इंटू n+1/2 होता है। लेकिन इसी में अगर पूछ लेता कि भाई बताइए कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, n लगातार प्राकृत संख्याओं
का अगर औसत पूछता है, क्या पूछता है? औसत पूछता है, तो योग में नंबर ऑफ टर्म से भागा दे देना है, और नंबर ऑफ टर्म कितना? एन संख्या है, तो एन संख्या से भागा देंगे तो एन से एन कट जाएगा, तो एन प्लस 1/2 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। यानी आपको याद रखना है कि एन लगातार प्राकृत संख्या का जो योग होता है वो एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, लेकिन औसत की बात करेंगे कि एन लगातार प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? तो एन प्लस 1/2 होगा, एन प्लस 1/2 होगा। वैसे ही अगर तुमसे बात करता है कि एन लगातार अगर पूछ रहा है प्राकृत संख्या का वर्गों का योग, एन लगातार है ना, प्राकृत संख्याओं के, एन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका योग? वर्गों का योग। एन लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछता है, तो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 होता है। योग की बात करेगा कि एन लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। लेकिन यही अगर पूछता कि भाई एन लगातार प्राकृत संख्याओं के, एन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत पूछता, एन लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत पूछता, तो वर्गों का योग में नंबर ऑफ टर्म से क्या करना था? भागा देना था। वर्गों का योग में नंबर ऑफ टर्म एन है, एन से भागा दे दीजिए, तो कट जाएगा, तो एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 जो मिल रहा है, तो ये हमको बताता है एन लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। तो एन लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एन लगातार प्राकृत संख्याओं के, एन लगातार प्राकृत संख्याओं के, एन लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, किसका योग? घनों का योग। तो ये होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है। हम चाहें तो इसे टर्म को सरियाएंगे, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन अब यही सवाल में अगर हमसे पूछता है कि भाई एन लगातार प्राकृत संख्याओं के, एन लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछता है, एन लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछता है, तो संख्या में भाग दे देंगे, यानी कि एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और नंबर ऑफ टर्म एन से भागा देंगे, तो एक कटेगा, एन बचेगा, तो आंसर होगा एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये जो तुमसे बताएगा वो तुम्हारा क्या बताएगा? एन लगातार प्राकृत संख्या के घनों का औसत बताएगा। तो आज के क्लास में हम इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि एवरेज से जो प्रश्न है वो पॉलिटेक्निक के एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, उसका लेवल क्या है, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।